तो भैया अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया तो मैं आपको बता दूं बहुत ही इत्मीनान से कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, जिसमें कि मैं आपको कराने जा रहा हूं इस वीडियो में सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीटेड होते हैं। वही सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सारे सब्जेक्ट के पेपर पड़े हुए हैं। इसके बेस पर मैं आपको पिछले 5 साल से जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको सारे सब्जेक्ट में इंक्लूड करके बता रहा हूँ। जैसे हिंदी के भी आपके पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन आए उसको भी मैंने रखा हुआ है, जिसके रिपीट होने के चांसेस होते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखा है। आज की इस वीडियो में आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का पोर्शन मैम देख लेंगे आपका, जिसमें आपको बताएंगे कि वहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको पहले हिंदी बताऊँगा, हिंदी के कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद हम लोग इंग्लिश का देखेंगे, फिर फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीट किए जाते हैं उसको देखेंगे, फिर केमिस्ट्री का देखेंगे और मैथ का देखते हुए देन लास्ट में सबसे हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का। अब देखो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, 2 कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं, एक तो मैथ वाले, एक तो बायोलॉजी वाले। तो यहाँ पर ये जो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये 4 सब्जेक्ट तो सब में कॉमन होता है। अगर मैथ का स्टूडेंट है तो वो मैथ ले लेता है और बायोलॉजी का स्टूडेंट है बायोलॉजी ले लेता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर हम लोग देखेंगे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर फिजिक्स के और फिर केमिस्ट्री के। यहाँ तक कॉमन सब्जेक्ट है, ये बायोलॉजी वाला स्टूडेंट भी देख सकता है और मैथ वाला स्टूडेंट भी देख सकता है। देन जैसे ही केमिस्ट्री का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होगा हम लोग देखेंगे मैथ के क्वेश्चन और लास्ट में सबसे मैम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं बायोलॉजी के। ठीक, तो सारे ही हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रामबाण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक 1 शॉट वीडियो होने वाली है जिसमें आपको पूरा 500 नंबर आपका पूरा क्लियर कराने जा रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट है सारे ही सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक चैप्टर को टारगेट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर को इंक्लूड करके जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप में मैं आपको बताऊंगा। बस इतने ही टॉपिक आपको तैयार करके जाना है। अगर आप इस सभी टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार करते हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो क्या पैटर्न होने वाला है वो तो मैंने आपको बता दिया कि पहले हम लोग हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश के देखेंगे, फिजिक्स के देखेंगे, केमिस्ट्री के देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट भी पढ़ता है और मैथ वाला स्टूडेंट भी पढ़ता है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बहुत ही तगड़ा मैंने बताया कि 50 ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। इसी तरीके से मैम ने आपको बायोलॉजी में भी बताया। तो आप सारे सब्जेक्ट को ईजिली बिल्कुल एक सीट में सारे क्वेश्चन को नोट करिए, देन उसके बाद सारे क्वेश्चन को एक एक करते हुए तैयार करते जाइए। एक 1 शॉट वीडियो है, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। तो इस वीडियो के लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 500 लाइक। अगर आप जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे तो इसी तरीके की मैं बहुत सारी वीडियो ले आऊँगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप ये 500 लाइक का टारगेट आप जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करा देंगे। फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी से बनते हैं। देन हम लोग इंग्लिश के देखेंगे, फिजिक्स के, इसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। तो चलिए देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे आते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं हर साल और इस बार चांसेस है बनने के, तो वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। हिंदी में आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका परसेंटेज ही इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ध्यान से, एकदम बिल्कुल सफाई से, और सारे क्वेश्चन को मैं तैयार कराऊंगा। और बहुत सारे टॉपिक पर ऑलरेडी काम चल रहा है और जब तक कि एग्जाम आएगा आपका उसके पहले ही आपके सारे टॉपिक करा दिए जाएंगे। ठीक, सीरियस होकर के बिल्कुल आप सारे टॉपिक को तैयार करेंगे तो आपका 95% कहीं नहीं गया, इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिस टाइप का पैटर्न होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, कैसे पेपर आता है, वो सारी चीज़ें जैसे कि आपको सभी को पता है, मैंने पेपर भी बताया था अभी आपको रिसेंट में जो 2023 का बोर्ड एग्जाम हुआ है उसका भी बताया, 2022 का जो हुआ है उसका भी बता चुका हूँ मैं आपको। तो इसी पैटर्न पर मैं आपको बता दूँ, जैसा पैटर्न होता है आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर का, सेम उसी पैटर्न पर मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले आता है आपका ऑप्शनल क्वेश्चन। तो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं आपके 5 गद्यांश से आते हैं और 5 आपके पद्यांश से आते हैं, यानी कि टोटल आपके ऑप्शनल क्वेश्चन जो बहुविकल्पी प्रश्न है टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिख रखा है मैंने, हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अब मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा टॉपिक है कि दुनिया का कोई भी टीचर आपको ये नहीं कह सकता कि आप बेटा ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, यही ऑप्शनल क्वेश्चन में मिलेगा आपको। तो इसको तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप डेली, अभी आपके पास टाइम है, अगर आपके पास 15-20 दिन भी बच रहे हैं ना, तो आप क्या करो
करो डेली आप 5 से 10 जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं, 2016 का ले लो, 17 का ले लो, 18 का ले लो, ये सब क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से आपको? एक सीरीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ, राजीव पब्लिकेशन की एक सीरीज़ आती है, उसको ले लो। उस सीरीज़ में आपको सारे ही ईयर के आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चन बने हैं वो भी मिल जाएंगे आपको। मैं आपको देखो बताऊँगा कि कैसे कैसे तैयार करना है, ये भी बताते चलूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे ही, साथ में आपको ये भी बताते चलूँगा कि कैसे इन सभी क्वेश्चन को तैयार करेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन को तैयार करना है। ऑप्शनल क्वेश्चन आपके 10 नंबर के होते हैं, तो आपको आए तब भी करना है, आपको नहीं आए तब भी करना है, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अब 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्या पता आपको नहीं आ रहा, आपने तुक्का मार दिया, और जो आपने तुक्का मारा, लक आपका अच्छा रहेगा तो वही आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ये एक बेनिफिट रहता है। तो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 गद्यांश से 5 पद्यांश से, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, इसको तैयार करते रहेंगे जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता। डेली 5, देखो ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इससे फंस ही जाएंगे, ठीक। तो इसको तैयार करने का तरीका यही है कि आप अभी से लग जाइए, डेली 5 से ज़्यादा नहीं, 5 से 10 क्वेश्चन आप इस पर डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास महत्वपूर्ण गद्यांश पूछे जाते हैं। अब आपके जो एक पैसेज दिया जाएगा, अब ये देखो 10 नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर का गद्यांश से क्वेश्चंस बनते हैं और 10 नंबर का पद्यांश से क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके एक पैसेज दिया जाता है जिसको आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, सारी चीज़ें लिखनी होती है। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको 2 दिए जाते हैं ऑप्शन में, जैसे आपको एक दिया गया, आपको नहीं आ रहा है और करके एक और लिखा रहेगा, तो आपको दोनों में से जो आ रहा है आप वो कर सकते हो। देखो हिंदी एक ऐसा पेपर है ना जहाँ पर आपको ऑप्शन भर भर के देखने को मिलेंगे, हर क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा आपको कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप ये कर लीजिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन देकर के आपको बोला इसी को करना है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट, इसीलिए हिंदी में स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो हिंदी में आपको महत्वपूर्ण गद्यांश तैयार करना है। अब गद्यांश के लिए आपका 2 चैप्टर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, राष्ट्र का स्वरूप जो पहला चैप्टर है और अशोक के फूल, ये दोनों ही चैप्टर के सारे ही जितने भी पैसेज हैं तैयार करके जाना, इससे गद्यांश जरूर बनेगा। 10 नंबर का पूछा जाता है, इस पर अब डिटेल वीडियो आएगी, मैं आपको बता दूंगा कि राष्ट्र के स्वरूप से कौन कौन से गद्यांश इंपॉर्टेंट है और अशोक के फूल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद हमारे पद्यांश सेम उसी तरीके से पद्यांश भी पूछा जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। अब यहाँ पे पद्यांश के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पर भी 2 चैप्टर रिकमेंड करूँगा, पवन दूतिका और श्रद्धा मनु, ये दोनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करके जाना। अब नेक्स्ट हमारा आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय आपका एक लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा, एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो इस पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें आपको लेखक और कवि के जीवन परिचय पर डिटेल में बताया कि कौन कौन से आने के चांसेस हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको 2 रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से इन सभी को तैयार करके जाना। और मैं आपको बता दूँ ना, जीवन परिचय में भी आपका ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपको नहीं यकीन तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर आप पेपर देखेंगे जीवन परिचय जब भी आपसे पूछा जाएगा ना तो 3 पूछा जाएगा। जैसे यही पेपर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका लेखक का जीवन परिचय पूछा गया और क्या लिखा गया है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय, साहित्य परिचय देते हुए, मतलब सारी चीज़ें लिखनी है। देखो 3 दिया गया है, 3 में से किसी एक को, देखो एक को यहाँ पे ब्लैक पेन से ज़्यादा हाईलाइट करके लिखा हुआ है, तो 3 दिया जाएगा, एक करना रहेगा। सेम लेखक में भी रहेगा और यहाँ पर देखो एक कवि का करना है ना, कवि में भी आपको एक ही करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मैं हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता रहा हूँ, मैं विथ प्रूफ भी आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 चैप्टर आपको, मतलब ये 2 आपको लेखक के बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। लेखक के जीवन परिचय में वासुदेव सरल अग्रवाल और आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार करके जाना। कवियों के जीवन परिचय में जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, मोर देन इनफ है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब कहानी में बात करेंगे, कहानी तो आपका फिक्स होता है, इसमें नो डाउट आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पंचलाइट और बहादुर दोनों पर वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप जाकर के देख सकते हो, डेडिकेटेड वीडियो है, आराम से देख सकते हो, ठीक। पहले क्वेश्चन को नोट कर लो। तो कहानी में आपको पंचलाइट और बहादुर, ये दोनों कहानी अगर आप तैयार कर लेते हो तो ये आपका मतलब क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब हमारा आता है खंड काव्य। खंड काव्य में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर खंड काव्य क्या होता है। देखो खंड काव्य के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खंड काव्य तो आपका फिक्स होता है। और ये जो खंड काव्य है ना आपका, ये जिले के हिसाब से बटा होता है। कैसे, मैं आपको एक समरी दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, ये हमारे पास देखिए कुछ खंड काव्य दे रखे हैं, ये आपके जिले के हिसाब से बटा होता है, जो भी आपका जिला होगा। जैसे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लेकर के बताऊँगा, तो मैं जौनपुर से रहता हूँ, तो अगर मुझे अपना खंड काव्य लिखना हुआ तो मैं कौन सा लिखूँगा। अगर यहाँ पर आप देख लीजिए जिला आपका कौन सा है, जैसे
यहाँ पर देखिए मेरा जौनपुर, मैं जौनपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कौन सा तैयार करूँगा, मुक्ति यज्ञ तैयार करके जाऊँगा, जिसके लेखक है श्री सुमित्रानंदन पंत। इसको अच्छी तरीके से तैयार करना। अब आपके ज़िले के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ज़िला है। जैसे आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो आप सत्य की जीत तैयार करेंगे। आपको अपना ज़िला देखना है, फिर भी नहीं समझ में आता, आप अपने ज़िले का नाम कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा खंड काव्य तैयार करके जाना है। यहाँ पर आपको खंड काव्य के नाम दिख जाएंगे, मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, ये सारी आपको दिख जाएंगे। और अपना यहाँ पर ज़िले का नाम देख सकते हैं। इन सारे ज़िले में से आपका जो भी ज़िला है उसके सामने देख लीजिए कि कौन सा खंड काव्य आपको तैयार करके जाना है। नहीं भी समझ में आता तो एक छोटा सा कमेंट करके जाना कि आपके ज़िले का नाम क्या है, ज़िला आपको बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा आपको खंड काव्य तैयार करके जाना है। तो नो डाउट इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, खंड काव्य आपका एक ऐसा टॉपिक है जो कि फिक्स है, आपके ज़िले के हिसाब से बटा हुआ है ना, तो इसमें आपका कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको दिया रहेगा सारे खंड काव्य, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, पेपर आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो सकेगा। जैसे यहाँ पर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में ही खंड काव्य लिखा है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ही आपको देखने को मिलेगा खंड काव्य। अब खंड काव्य आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा और अधिकतम शब्द सीमा इसकी 80 होगी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सारे खंड काव्य दिए हैं, मुक्ति यज्ञ दिया है, ये देखो आपके सारे खंड काव्य दिए हुए हैं अथवा कर करके। अब आपको देखना है कि कौन सा ज़िला है आपका, ज़िले में कौन सा खंड काव्य आपको तैयार करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेरा जौनपुर ज़िला था, जौनपुर ज़िले में कौन सा मुक्ति यज्ञ में तैयार करना था। तो इसी तरीके से आपको ज़िले के हिसाब से तैयार करके जाना है अपने खंड काव्य को। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे आपको हिंदी में गद्यांश और पद्यांश देखने को मिले थे, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको संदर्भ मतलब संदर्भ देते हुए उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना रहता है, इस टाइप के दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 चैप्टर मैं रिकमेंड करूंगा इस टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले आपको संस्कृत भाषा एवं महत्व, इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट गद्यांश को पढ़ के जाना है। उसके बाद महामना मालवीय, ये दोनों ही चैप्टर ऐसे हैं जिससे कि हर साल आपके गद्यांश इंपॉर्टेंट पूछे ही जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर हमारे पास पद्यांश पूछा जाता है, जिसको हम लोग श्लोक कहते हैं। ठीक है, मैं आपको श्लोक के लिए 2 चैप्टर रिकमेंड करूंगा, सुभाषित रत्नानीन और जातक कथा। ये दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से इस पर तैयार करके जाना। जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, वो तैयार करके जाना। अब हमारा देखो आता है हमारा हिंदी ग्रामर का पोर्शन, जहां पर आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे छोटे छोटे नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोई क्वेश्चन 2 नंबर का, कोई क्वेश्चन 3 नंबर का, ऐसे ही टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मुहावरा हो गया, संधि विच्छेद हो गया, विभक्ति वचन हो गया, शब्द युग्म हो गया और शब्द अर्थ हो गया, आपका यहाँ पर वाक्य संशोधन हो गया, रस छंद अलंकार। देखो रस छंद अलंकार, इन तीनों पर एक 1 शॉट वीडियो आ चुकी है, आप जाकर के चैनल पर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। मैम ने पढ़ा रखा है बहुत ही अच्छी तरीके से, इसकी परिभाषा देते हुए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाया, डेली लाइफ से रिलेट करके बताया हुआ है कि कैसे आप रस को तैयार करेंगे, कैसे आप छंद को तैयार करेंगे, कैसे अलंकार को, सारी चीज़ें परिभाषा और उदाहरण देते हुए समझाया। तो आप जा करके देखना, पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लो, सारे टॉपिक आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, परेशान होने की भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो रस छंद अलंकार जो कि आपका तीनों, देखो ये आपका 2 नंबर का, ये आपका 2 नंबर का और ये 2 नंबर का, टोटल 6 नंबर। और 6 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद पत्र लेखन आता है और निबंध आता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निबंध की बात करें, निबंध आपका बड़ा टॉपिक में आता है, जिसका वेटेज 9 नंबर का होता है। तो इसीलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपको निबंध मैं रिकमेंड करूँगा, उसको तैयार करके जाना, इसी में से आपका आएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट निबंध बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके, इसको आप कैसे तैयार करेंगे। जैसे मुहावरा हो गया, संधि विच्छेद हो गया, विभक्ति वचन हो गया, इस पर डेली छोटी छोटी वीडियो आती है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैं और मैम मिल करके आपको सारी चीज़ें गाइड कर रहे हैं कि कैसे आप मुहावरे को तैयार करेंगे, संधि विच्छेद, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करके आपको सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। मैं और मैम मिल करके सारी चीज़ें तैयार करा रहे हैं आपकी, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आपकी सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो मुहावरा आपको क्या करना है, डेली 5-5 आपको मुहावरे अच्छी तरीके से तैयार करना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सीरीज जरूर ले लेना, जिसमें आपको मिल जाएगा पिछले 5 साल के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। तो मुहावरा, संधि विच्छेद, इसके लिए आपको जितने भी टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, मुहावरा, संधि विच्छेद, विभक्ति वचन, शब्द युग्म, इन सभी टॉपिक के लिए आपको डेली 5-5, 10-10 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करना है। तो यही एकमात्र तरीका है जिससे कि आप ज़्यादातर क्वेश्चन तक पहुँच पाओगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन आप करके जाओगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में चांसेस है कि उन्हीं सारे क्वेश्चन
आपके बोर्ड एग्जाम में वही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो संधि विच्छेद हो गया, विभक्ति वचन हो गया, मुहावरे हो गया, इन सभी छोटे छोटे टॉपिक के लिए आपको डेली 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे जो आपका पत्र लेखन होता है, पत्र लेखन पर भी वीडियो बन चुकी है, आप जाकर के देख सकते हो। तो स्टूडेंट पत्र लेखन पर भी ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे निबंध पर। निबंध आपका पूछा जाता है 9 नंबर का। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जाने के चांसेस है। कुछ इंपॉर्टेंट निबंध मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसको आप जरूर से तैयार करके जाना। चांसेस है 100% चांसेस है पूछे ही पूछे जाएंगे। जैसे अभी लेटेस्ट में आया हुआ है आपका कोरोना वायरस, इस पर पूछा जा सकता है। आपका कोरोना वायरस पर भी वीडियो बन चुकी है, आप जाकर के देख सकते हो। जो जो टॉपिक पे बन चुकी है वीडियो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको ढूंढने की भटकने की परेशानी होती है जो वो ना हो आपको। ठीक है, तो कोरोना वायरस पर अच्छी तरीके से तैयार करके जाना। और पर्यावरण प्रदूषण पर आपको तो तैयारी होगा। मैं मानता हूँ कि हर बच्चे का ये टॉपिक तैयार होता है, क्योंकि आपको पता होता है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती है ना वो बना करके लिख देता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ। नंबर आपका डिसाइड करेगा कि कौन से क्वेश्चन को कितना लंबा आपको खींचना है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पेज 2.5 पेज, इतना ये डिजर्व करता ही करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। नहीं पढ़े हो आप 10th में भी लिखे होगे, आप 11th में भी लिखे होगे, अगर आप 12th में आ गए हो तो इसको और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। हेडिंग वाइज करते हुए निबंध को देखो, निबंध आप जब भी लिखते हो ना उसमें हेडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर्यावरण प्रदूषण पर अगर आप लिखने जा रहे हो तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जब भी आप लिखो तो ऐसा नहीं कि आपने एक हेडिंग डाल के पूरा उसमें फर्रा ही लिखना शुरू कर दिए। आप उसको जिस भी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हो ना उसकी एक हेडिंग बना करके तब लिखो। जैसे आपने वायु प्रदूषण बता दिया, अब आप आ रहे हो जल प्रदूषण पे, तो जल प्रदूषण एक अलग हेडिंग डालिए। फिर आप आ रहे हो मृदा प्रदूषण पे, तो आप उसको अलग हेडिंग डाल के उस पर लिखिए। 4 ही लाइन लिखिए लेकिन हेडिंग वाइज लिखिए, तो इससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर, वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। और इंटरनेट के लाभ और हानि, इससे क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं ना 4G 5G, उसको आप पढ़ लेना, आपको इंटरनेट पर सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और एक लास्ट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, इस पर तो पूछे जाने के 100% चांसेस है। बहुत अच्छी तरीके से इसको भी तैयार करके जाना आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछने के 100% चांसेस है। सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, आप अपने बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर करके आएंगे। अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश के कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं और इस बार बनने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात कर दूँ तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, ये हम सभी को पता है। अब 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स का पेपर है, तो हमारे पास देखो पेपर जब भी आएगा टोटल 4 सेक्शन में आएंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए हमारा रीडिंग का होगा, सेक्शन बी हमारा राइटिंग का होगा और सेक्शन सी से हमारे ग्रामर के पोर्शन स्टार्ट हो जाते हैं और सेक्शन डी में हमारा लिटरेचर होता है। ये बात आपको पता ही होगी, नहीं भी पता थी तो मैंने आपको बता दी। ठीक, अब बात करते हैं हमारे पास सेक्शन ए से क्या पूछा जाएगा, बी से क्या पूछा जाएगा, सी से और डी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने कितने मार्क्स का ये सेक्शन का वेटेज होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो सेक्शन ए में आपको एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा। मैं सारी चीजें बताऊंगा और इसमें इंपॉर्टेंट जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए आता है जो कि रीडिंग का सेक्शन होता है। सेक्शन ए में हमारे पास एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा और उसी लॉन्ग पैसेज में से आपको क्या करना पड़ेगा, उसी लॉन्ग पैसेज से रिलेटेड आपको 4 आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये पूरा जो सेक्शन है ना 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, ध्यान से सुनना। 15 मार्क्स मैंने ये साइड में भी लिख रखा है, 15 मार्क्स का इसका वेटेज होता है, ध्यान से सुनना। अब इसमें एक लॉन्ग पैसेज दिए जाते हैं जिससे रिलेटेड आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन भी हो गए और यहाँ पर हमारे पास 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये दोनों को ही मिला करके हमारे पास कितने 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। यहाँ से सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी हमारा आता है राइटिंग का सेक्शन। राइटिंग में आपको देखो आर्टिकल लिखने आना चाहिए, आर्टिकल राइटिंग दी जाएगी। सेक्शन बी की बात करेंगे तो सेक्शन बी आपका 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। यहाँ पर आपको 10 मार्क्स का आर्टिकल राइटिंग दिया जाता है और लेटर राइटिंग पे भी 10 मार्क्स दिए जाते हैं। आर्टिकल राइटिंग में आपका डिस्क्रिप्टिव आ सकता है, ऑर्गेनाइजेटिव आ सकता है और ऑटोबायोग्राफिकल आ सकता है। ठीक है, इस टाइप के आ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लेटर राइटिंग में आपको एडिटर, कंप्लेंट लेटर आ जाएगा आपको, इस टाइप के
लेटर आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कराऊंगा, बस ध्यान से सुनो कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से सेक्शन का कितना वेटेज होता है। ठीक है, तो हमने सेक्शन ए और बी समझ लिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन ए हमारा 15 मार्क्स का होगा जिसमें हमें लॉन्ग पैसेज देखने को मिलेंगे, और सेक्शन बी हमारा 20 मार्क्स का वेटेज होगा जिसमें हमारे पास आर्टिकल और लेटर लिखने को मिलेंगे। अब यहाँ से हमारे पास सेक्शन सी जैसे ही स्टार्ट होता है तो सेक्शन सी हमारा ग्रामर से स्टार्ट हो जाता है। अब देखो सेक्शन सी में जैसे ही हमारा ग्रामर आता है तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है, कुछ कुछ ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो बताना बिल्कुल एकदम डिफिकल्ट है। समझ लो दुनिया का कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोल सकता कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, डेफिनेटली आपके एग्जाम में 100% आ ही जाएगा। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ये सारे क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको यही क्वेश्चन बता दूंगा और यही आ भी जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी बता नहीं सकता कि यही आ जाएगा। इसको तैयार करने का तरीका यही है कि आप लास्ट 5 साल में जो जो आया है पहले आप उसको तैयार कर लीजिए। लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते हैं पहले उन सभी को तैयार करिए कि कैसे कैसे पूछेंगे, उनको तैयार कर लीजिए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा कर लीजिए जिसके पूछे जाने के चांसेस हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। अब ये यहाँ पर ग्रामर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे लिख रखे हैं मैंने। अब इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले आप प्रीवियस ईयर में देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस बने थे सारे टॉपिक के। उसके बाद आप क्या करेंगे, डेली आप 5 से 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको प्रैक्टिस करिए, सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंटैक्स हो गया, आइडियम एंड फ्रेजेस हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, होमोफोन्स हो गया। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि यही सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसको तैयार करने का यहाँ पर जितने भी सेक्शन सी के टॉपिक है ना, इसको बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसको तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्या करेंगे, लास्ट 5 साल के आप देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आइडियम एंड फ्रेजेस में बने हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स किससे ज़्यादा पूछा गया है, ये सारी चीज़ें देखिए। क्योंकि हर साल क्वेश्चन जो होते हैं ना वो रिपीट किए जाते हैं, तो 80% क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो चांसेस है कि जो पिछले साल पूछा गया है वो इस साल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आइडियम फ्रेजेस हो गया आपका, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सारी चीज़ें आप तैयार करेंगे। उसके बाद हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये भी आपका अच्छी तरीके से आपको पकड़ इस पे होनी चाहिए। छोटे छोटे आप देखिए, देखो आप इसको क्या करोगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा यही आपका जैसे आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, आपको उसको ट्रांसलेट करना होगा। तो मैं आपको यही नहीं बता सकता कि यही पूछ लिया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। इसका भी यही तरीका है कि आप लास्ट 5 साल के पेपर को उठाइए और देखिए उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बने हैं। बस उन्हीं सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, फिर आपका टाइम बचता है तो कुछ आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सेक्शन सी मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन सी को तैयार करने का कोई और शॉर्टकट नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही करना है कि डेली 5-5, 10-10 क्वेश्चन पे, हर क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंस देनी ही देनी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्शन डी में। सेक्शन डी में हमारे लिटरेचर का पोर्शन आता है जिसमें आपको प्रोज से क्या दिया जाएगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखो जो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड मतलब एक्सपेक्टेड जो आपके चैप्टर्स है जिससे कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे चैप्टर मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। जैसे द लास्ट लेसन से आपका पूछा जा सकता है। देखो 8 नंबर का ये वेटेज रखेगा, 2 क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 4-4 नंबर का वेटेज रहेगा, यानी कि टोटल दोनों क्वेश्चन को करने पर हमें 8 मार्क्स स्कोर हम इजिली कर सकते हैं। अब इन तीनों चैप्टर देखो, ऐसा नहीं कि मैं आपको ये 3 चैप्टर बता रहा हूँ तो इसी को पढ़ के बस जाना है। पहले आप इसको पढ़ लीजिए, टाइम बचता है तो आप दूसरे चैप्टर मतलब और भी एक्स्ट्रा चैप्टर को पढ़िए, वरना आपका टाइम नहीं भी बचता है तो आप इन तीनों चैप्टर को पढ़ के जाइए। चांसेस होते हैं कि हर साल आपका इसी चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं। तो द लास्ट लेसन हो गया, लॉस्ट स्प्रिंग हो गया और डीप वाटर, ये तीनों चैप्टर आपके इस क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास देखिए एक पूछा जाएगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहले हमसे क्या पूछा गया, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमसे पूछे गए जिसका कि 8 नंबर का वेटेज होता है। फिर आपको क्या पूछा जाएगा, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका इन्हीं तीनों चैप्टर से पूछा जा सकता है। जो आपको दिया जाएगा, देखिए जो आपको दिया जाएगा उसी से आपका शॉर्ट भी पूछा जाएगा, लॉन्ग भी पूछा जाएगा। तो अच्छी तरीके से तैयार करना, दोनों क्वेश्चन को तैयार करना, जो भी चैप्टर पढ़ना उसके शॉर्ट क्वेश्चन को भी तैयार करना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो बनते हैं उसको भी तैयार कर लेना और लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी तैयार करके जाना। अब बात करेंगे हम लोग पोइट्री में। हमारे पास पोइट्री में देखो यहाँ पे स्टैंजा पूछा जाता है, तो यहाँ पे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपका कितने 6 मार्क्स का वेटेज रखेगा। अब 3 क्वेश्चन है 6 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इसी तरीके से आपका
पोइट्री में आपको 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जरूर से तैयार करके जाना है। अब कुछ और टॉपिक बचते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेंट्रल आइडिया पर। जैसा कि मैंने आपको पोइट्री और स्टेंजा में 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया पिछले पेज पे। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेंट्रल आइडिया जो आपका पूछा जाता है पोएम से। आपके पोएम से सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है जो कि आपके 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपके सेंट्रल आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है माई मदर एट 66, इसको आप तैयार करके जाना, इससे हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने जितने भी चैप्टर लिख रखे हैं उन सारे के सेंट्रल आइडिया मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कीपिंग क्वाइट हो गया, और यहाँ पे ये जो क्लासरूम वाला ये इसको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एन एलिमेंट्री क्लासरूम वाला, स्कूल क्लासरूम वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल सेंट्रल आइडिया पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप इसको प्रायोरिटी देंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके हर साल सेंट्रल आइडिया बनते ही बनते हैं, तो इसको आप तैयार करिएगा, फिर इन दोनों को भी ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर पे बात करेंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमारे पास 8 नंबर का वेटेज रखता है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स का हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर्स दे रखे हैं, तो इन सभी को भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे तो द टाइगर किंग, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद द एनिमी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों चैप्टर को आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था किसमें, अभी हमने पढ़ा था प्रोज में, तो प्रोज में हमने देखा था हमारे पास 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते थे जो कि 8 नंबर का होता था। और उसके बाद हमारे पास उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया, जैसे द लास्ट लेसन आपको बताया, लॉस्ट स्प्रिंग बताया, डीप वाटर बताया, ये सारे चैप्टर थे। सेम उसी तरीके से आपका सप्लीमेंट्री रीडर से भी पूछा जाएगा, उसी तरीके से आपका 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन दोनों चैप्टर को तैयार करने के बाद आप और भी चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे पास इसी जो भी आपको चैप्टर दिया जाएगा उसी से रिलेटेड आपको शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन लिखने हैं, और उसके बाद एक आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जो जिसका कि 7 नंबर का वेटेज होगा। तो ये सारे ही क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा समय है, तो आप क्या करेंगे, एक एक सेक्शन को उठाइए। सेक्शन ए पहले तैयार कर लीजिए, सेक्शन बी तैयार कर लीजिए, सेक्शन सी में आपको काफ़ी समय लगेगा, तो सेक्शन सी को आप डेली तैयार करते रहिए। ऐसा नहीं कि सेक्शन सी को आप छोड़ देंगे, कभी कभी तैयार करेंगे। आप सेक्शन सी को उठाइए और उससे रिलेटेड सेक्शन सी में कभी आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 5-6 क्वेश्चन कर लिए, कभी आपने एंटोनिम सिनोनिम्स देख लिया, होमोफोन्स के क्वेश्चन, आइडियम एंड फ्रेजेस के देख लिए। तो ये सारे क्वेश्चन को आप तैयार करते रहिए क्योंकि ये ग्रामर का पोर्शन होता है, इसको तैयार करना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को आप तैयार करिए, अभी आपके पास प्रॉपर समय बचा हुआ है, आप सारे ही क्वेश्चन को इजीली तैयार कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजुअल ऑरा। स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग करने के वाले हैं कि क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हम लोग पूरे ही चैप्टर के हम लोग एक 1 शॉट वीडियो में सारे चैप्टर के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर आपके क्लास 12 फिजिक्स का जितना भी चैप्टर है, आपके टोटल 13 या 14 चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर सारे चैप्टर के हम लोग क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसी वीडियो में। और इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर बात करूँगा। यहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल नहीं होगा क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए अलग वीडियो आएगी जिसमें आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये फिक्स होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 100% आने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन के। आपके सीनियर को भी इसी तरीके से मैंने गाइड किया हुआ था तो उनके अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिले थे। तो यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है बहुत ही आपके प्रीवियस ईयर के 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए ये सारे क्वेश्चन है। तो सारे ही क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से तैयार करना, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो पेपर बनाए जाते हैं वो 80% क्वेश्चन वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं और 20% क्वेश्चन आपके नए बनाए जाते हैं, ठीक। तो हमें 80% पे पहले फोकस करना है, फिर 20% पे आपका क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। आपके आउट ऑफ सिलेबस से 20% नहीं पूछेगा। 20% जो आपका नया बनाया जाता है, नया इन द सेंस आपका थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी साल में पूछे हुए क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ना, एक एक क्वेश्चन को नोट करना, नोट कर लो। वीडियो के एंड में मैं आपको
बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चन आप कहाँ से तैयार करोगे और कैसे तैयार करोगे। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और विमा बता दीजिए। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ है। ध्यान से देखना, ये सारे क्वेश्चन को नोट करना, बहुत ही सफाई से नोट करना। देखो आप अपने कॉपी के जो बीच का पेज होता है ना, उसको बीच के 2 पेज निकाल लो और ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको 25-30 क्वेश्चन जितने भी बताने वाला हूँ, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को नोट कर लो और नोट करके उस पेज को फोल्ड करके रखे रहो। देन उसके बाद वीडियो जब एंड होने ये इसी वीडियो में आपको जैसे ही वीडियो एंड होगी मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आप तैयार करोगे। ठीक, तो मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और विमा बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम। कूलाम चाचा का नियम आप सभी ने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे मैं जितने भी टॉपिक पढ़ा चुका हूँ उन सभी टॉपिक का मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को नोट कर लेना। ठीक, तो यहाँ पे कूलाम का नियम आप सभी पढ़ लिए होंगे, आप सभी को आता होगा, क्योंकि आप पहला चैप्टर जब पढ़ते हैं तो पहला टॉपिक यही पढ़ने को मिलता है आपको, कूलाम का नियम। ठीक, दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, F इक्वल टू Q1/Q2 अपॉन 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। यही कूलाम का नियम, इस तरीके से आप पढ़े होंगे। थोड़ा बहुत बेसिक भी अगर आप जानते हैं तो कूलाम का नियम नहीं पूछा जाता है, कूलाम का नियम से संबंधित आपको डेरिवेशन पूछ लिया जाता है या फिर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉस प्रमेय क्या है। गॉस का प्रमेय आपसे पूछा जाएगा, गॉस थ्योरम जिसको हम लोग कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ, ये दोनों ही डेरिवेशन आपको तैयार करके जाना, स्किप नहीं करना है। और मैं आपको अच्छी बात ये है कि आपको ये दोनों ही डेरिवेशन मैंने करा रखा है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले आप सीरियस होकर के सारे क्वेश्चन को नोट करो, फिर सोल्यूशन के पीछे भागना। पहले ही आप एक क्वेश्चन को देख के सोल्यूशन पे मत जाओ, पहले आप सारे क्वेश्चन को नोट कर लो, देन उसके बाद एक एक करते हुए क्वेश्चन को जैसे जैसे सॉल्व करते जाना, ऐसे टिक करते जाना कि ये क्वेश्चन मेरे हो गए। अब यहाँ पे ये जो डेरिवेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, विद्युत यहाँ पे किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी सा डेरिवेशन है, बहुत ईजी डेरिवेशन है। देखो आपको 2 टाइप से पूछा जाएगा, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में एक पूछा जाएगा और एक निरक्षी स्थिति में पूछा जाएगा। तो चौथा वाला क्वेश्चन आपका अच्छी स्थिति के लिए है, इसको आपको तैयार करना है। एक आप समझ जाओगे ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्या है, एक अच्छी का मतलब क्या, जो एक्सिस पे हो, जैसे एक्स एक्सिस पे हो, और निरक्षी का मतलब क्या, जो ऐसे इस तरीके से हो, अक्ष में ना हो। इस तरीके से आपको ये डेरिवेशन मैंने पूरा करा रखा है, पढ़ लेना आराम से, पहले क्वेश्चन को नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन यही लिख रखा है मैंने, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मैं 6 क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट आप देखोगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट जो होता है, उसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये आपका जेईई मेंस में भी आपका क्वेश्चन ये बन चुका है कि एप्सिलॉन नॉट के आपका विमा पूछा गया है, मात्रक पूछा गया, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। ठीक, यहाँ पे हमें देखो इसमें भी यही पूछा गया कि विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का विमी सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन आपका इस बार भी पूछा जाएगा। लेंज का नियम क्या होता है, इसको यहाँ पे हमारे पास ये पहले तो देखो इस तरीके से आपको लेंज का नियम क्या होता है उसका डिफिनेशन दे देना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो हम खत्म कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आप पढ़े होगे। उसी तरीके से लेंज का भी नियम है कि आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर, इस तरीके से आपका लेंज का नियम होता है। डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, डिटेल में जब टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे नेत्र का यहाँ पर बोला जा रहा है नेत्र का दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाए। देखो आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष आप क्लास 10th में भी पढ़े होगे, आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी, बस थोड़ा सा ऊपरी अगर आप पढ़ लोगे तो आपका बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से ये सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके ब्लैक पेन से लिख दिया कि बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ो। बायो-सेवर्ट का नियम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो फिक्स है, बिल्कुल मैं आपको बता दूं जो फिक्स है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप अगर आप सीनियर का जाकर के जो पुरानी वीडियो है, 1 साल पहले की जो वीडियो है, उस पर जाकर के कमेंट देखोगे ना तो बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं, जो कि अपना बोर्ड एग्जाम दे करके आते हैं तो अच्छा कमेंट करते हैं, तो अपने को भी अच्छा लगता है कि मैंने जो मेहनत की थी उसका फल आ चुका है। इस तरीके से आप मेहनत करोगे तो सारे रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे। ठीक,
तो ये बायोसेवर्ट का नियम आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप पढ़े होगे, लाइमन बामन सीरीज, ये सारी चीज़ें आप पढ़े होगे ना, नहीं भी पढ़े हो तो पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे आवेश की गतिशीलता से क्या, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन मैं एक भी क्वेश्चन अपने से नहीं बनाया हूँ, ये सारे ही क्वेश्चन आप अगर पिछले 5 साल का पेपर उठा करके देखोगे तो देखो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 7 सेट बनते हैं। पिछले 5 साल के आप पेपर उठा करके देखोगे तो कितने सेट हो गए, पिछले 5 साल के पेपर आप उठा करके देखोगे तो आप तो पागल हो जाओगे क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते। इसीलिए मैंने मेहनत करके, बहुत ही मेहनत से, देखो ये सब लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तभी मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सीरियस होकर के ये सारे क्वेश्चन को आप तैयार करके जाओ। डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप चाहो तो प्रीवियस ईयर का सेट उठा करके देखो, मेरे सब पास बहुत सारे पड़े भी हुए हैं, मैं आपको कभी दिखाऊंगा कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। पिछले साल का ही मैं आपको दिखा दूंगा, 2023 का जो पेपर हुआ है वही मैं आपको दिखा दूंगा, 2022 का भी दिखा सकता हूँ, बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं, कभी उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन को नोट करिए, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 12 तैयार करना है। 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये डेरिवेशन में आता है आपका, इस तरीके से आप इसको तैयार कर लेना। आप सर्च करोगे तो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, कहाँ पर वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर मिलेंगे ये सारे टॉपिक, आप कैसे तैयार करोगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में आपको बताने वाला हूँ इसको तैयार करने की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है आपकी। उसी तरीके से यहाँ पे 13 क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का, तो यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। अगर आप भूल भी गए हो, अगर आप पढ़े भी हो, भूल गए हो, तो मैं आपको बता दूं C = होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D। ये मैंने डेरिवेशन पूरा करा रखा है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। सूत्र का निगमन कीजिए, यानी कि ये एक डेरिवेशन, मतलब ये एक फॉर्मूला है, ये कैसे आता है ये आपको डेराइव करके दिखाना है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़िए, उपचाई अपचाई जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं उसको बेसिक आपको पढ़ के जाना है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, मतलब इसका वर्किंग प्रोसेस पढ़ के जाना कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ट्रांसफार्मर आपके देखिए, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे फिजिक्स का, तो अगर आपका प्रैक्टिकल होता है तो ट्रांसफार्मर टॉपिक बेस्ट टॉपिक है। अगर आपको अपने से चूज़ करने को दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर पर अच्छी तरीके से तैयार करके जाना, क्योंकि उससे होगा क्या कि आप इसका अच्छी तरीके से डायग्राम बनाना सीख जाओगे और इसकी बेसिक नॉलेज आप ले लोगे, जिससे कि अगर आप फिर उसके बाद अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाए तो आप क्लियरली इसको कर सको, ठीक। ट्रांसफार्मर टॉपिक ज़रूर उठाना, बढ़िया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, मैंने भी यही उठाया था अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बाकी के जो क्वेश्चन है हम लोग उसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक 14 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस जो पेज था उस पर देख लिया था। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध लिखना है, छोटा सा रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, अच्छी तरीके से पढ़ लेना, पूछे जाने के चांसेस इसके भी हैं, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इसको पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये टॉपिक हो सकता है कि पूछ ले, पूरा एकदम कन्फर्म नहीं हूँ मैं, जिस पर मैं कन्फर्म हूँ एकदम एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से ही तैयार करके जाने हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेना कि पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह और यहाँ पे इनके अनुप्रयोग हमें लिखना है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अच्छा, डेरिवेशन आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम बनाते हुए आपको डेरिवेशन कर देना है। अच्छा टॉपिक है ये आपका। उसी तरीके से ये छोटा सा टॉपिक है, समस्थानी और समभारी से आप क्या समझते हैं, आप 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, अब 12th में भी आप इसको पढ़ेंगे, ठीक। उसी तरीके से भंवर धारा से आप क्या समझते हैं, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आपको तैयारी करके जाना है, क्योंकि मैं आपको लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ कि जो जो पूछे जाने के चांसेज हैं। उसी तरीके से भंवर धारा से आप क्या समझते हैं ये आप क्लियर कर लेना। उसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत संबंधित आइंस्टीन का समीकरण बताइए। आइंस्टीन का एक प्रकाश संबंधित समीकरण है, उसको आपको मतलब अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, वो इक्वेशन क्या होती है। अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो इक्वेशन लिख देना, सिर्फ और सिर्फ काम बन जाएगा आपका, ठीक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसी तरीके से यहाँ पर आपका किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए। अपवर्तन का भी पूछा जा सकता है और परावर्तन का भी पूछा जा सकता है, दोनों तैयार कर लेना। यहाँ पर मैं एक और ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर ये डेरिवेशन जब भी पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये लॉन्ग डेरिवेशन होता है, इसको आप ध्यान में रखना। अब उसी तरीके से यहाँ पर संधि वाला देखो, संधि मत कह देना, संधि होता है संधि, ठीक। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा होगा कहीं, ये कहाँ पर, ये मैंने लिख रखा था ना, पीएन संधि, तो आप इसको देखो संधि उमधि मत कह देना, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 23 में परिपथ चित्र देते हुए पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझाइए, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, लॉन्ग क्वेश्चन में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। पीएनपी आपको पढ़ लेना, पीएन पढ़ लेना, ये सारे आपको ट्रांजिस्टर आप यहीं पर नहीं पढ़ोगे, आप ग्रेजुएशन में जाओगे, अगर आप बीएससी करते हो ना तो बीएससी में आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ने को मिलेगा, यानी कि ट्रांजिस्टर पढ़ने को मिलेगा। ये सारे जो टॉपिक आप इसको हल्के में ले रहे हो ना, आपको ग्रेजुएशन में फिर मिलेंगे ये सारे टॉपिक। तो अच्छी तरीके से जब आप यहीं पे क्लियर कर लोगे तो आपको ग्रेजुएशन करने में एकदम, देखो मैं आपको बता दूं 11th और 12th इंपॉर्टेंट होता है, ग्रेजुएशन तो बिल्कुल हलवा होता है। ग्रेजुएशन में आप बिल्कुल ईजिली पास हो सकते हो, पास के अच्छे मार्क्स बना सकते हो जब आपका 11th और 12th इंटरमीडिएट की पढ़ाई आपकी अच्छी तरीके से रहेगी ना, तो ग्रेजुएशन आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। बीएससी बीएससी कुछ नहीं होता, बहुत हलवा होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, 11th और 12th पे अगर आप फोकस कर लोगे तो आपका अच्छे परसेंटेज बनेंगे ग्रेजुएशन में भी, ठीक। ये बात याद रखना, यही सारे टॉपिक आप ध्यान से पढ़ो। अभी आपको फिर से पढ़ने को मिलेगा ग्रेजुएशन में, अगर आप बीएससी करते हो, कोई भी कुछ करते हो, तो यहाँ पर अगर आप फिजिक्स से पढ़ते हो तो फिजिक्स में ये सारे टॉपिक मिलेंगे। जो केमिस्ट्री में टॉपिक है फिर वही आपको ग्रेजुएशन में फिर वही सारे टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, थोड़ी सी चीज़ें ऐड हो जाती हैं एडवांस लेवल की, बस टॉपिक वही सारे रहते हैं, ठीक। अब उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो 24 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना भैया, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, तैयार कर ही लेना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, किसी अवतल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र, ये हमारे पास प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र होता है। मैं आपको लिखते हुए बता रहा हूँ, जिससे कि अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम टॉपिक पढ़े रहते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने तो हम समझ ही नहीं पाते, रिलेट ही नहीं कर पाते, हमें इतना भी नहीं पता होता कि ये टॉपिक हम पढ़े हैं। तो इसको मैंने याद करने के लिए आपको ये फार्मूला लिख लिया है। फार्मूला हो सकता है कि आप जब डेरिवेशन हो जाता है तो आप उसको बॉक्स में बाकायदा एकदम रच के लिखते हो, जिसकी वजह से वो हाईलाइट पॉइंट आपको याद रह जाता है, ठीक। इसीलिए मैंने ये हाईलाइट पॉइंट को लिखा हुआ है कि अपवर्तन के लिए सूत्र जो ये होता है, इसका निगमन करना, यानी कि इसका डेरिवेशन होता है। इस फार्मूला, ये फार्मूला कैसे आया ये आपको डिराइव करके दिखाना है, इसका पूरा डिटेल आपको समझाना है अच्छी तरीके से कि ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक। इसी का डेरिवेशन करना है, आएगा भी तो लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा, शॉर्ट में तो कभी नहीं बनने वाले ऐसे क्वेश्चन। अब उसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो हमारे पास, देखिए एक रिलेशन वाला क्वेश्चन है। रिलेशन वाले क्वेश्चन 2 ही 3 हैं जो कि मैंने आपको करा रखे हैं, इसको नोट करिए। अब यहाँ पर हमारे पास दहली आवृत्ति तथा कार्यफलन में संबंध, इन दोनों में एक छोटा सा रिलेशन होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिलेशन वाले बनते हैं, ठीक। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूँगा आपसे। यहाँ तक मैंने तो क्वेश्चन नंबर 25 मैंने यहाँ पर आपको टोटल 25 क्वेश्चन बता दिए। अब ये 25 क्वेश्चन को तैयार करने के लिए अगर आप मोटा मोटा मान कर भी चलो, मैं दिसंबर में वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप जनवरी से भी फॉलो करोगे इन सारे क्वेश्चन को तैयार करना, फिर भी आपके पास टोटल 50 दिन बचेंगे, 50 से 51-52 दिन बचेंगे, ठीक। मैं 50 मान के चल रहा हूँ, 50 दिन बच रहे हैं। 50 दिन में क्या आपसे 25 क्वेश्चन नहीं तैयार होंगे? और कैसे तैयार करना है उस पर तो बात करूंगा, फिलहाल आपके पास 50 क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करो। अगर आप 25 क्वेश्चन है, आप इसको टारगेट बना लो कि मुझे इसको 20 दिन में तैयार करना है। अबे 20 दिन क्या, 10 दिन भी अगर आप टारगेट बना लो ना, 10 दिन भी क्या, हफ्ते भर में ये तैयार हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लो, मैं आपको समय दे रहा हूँ, अभी आपके पास प्रॉपर समय है, आपके पास टाइम है, आप डिटेल में सारे टॉपिक को पढ़ो, इसकी नोट्स बनाओ। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर जो 25 टॉपिक मैंने बताया, 25 इंपॉर्टेंट जो मैंने टॉपिक बताया, ये कहाँ से तैयार करेंगे मैं आपको बता दूं। यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आज की डेट पे यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप 12th ही नहीं, 9th 10th 11th 12th आप कुछ भी ले लो, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, कोई भी क्लास का हो गया, अब तो कंपटीशन की भी तैयारी यूट्यूब पर फ्री में कराई जाती है। तो यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर मैंने 25 क्वेश्चन बताया, जिसमें से कि मैक्सिमम टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। जो टॉपिक बचते हैं उसको भी मैं आपको जल्दी कवर करा दूंगा। ये सारे टॉपिक आप यूट्यूब से ही तैयार करेंगे।
करेंगे। यूट्यूब इज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म। आज की डेट पे आप यूट्यूब पर कोई भी टॉपिक इसमें से सर्च कर लोगे, सारे टॉपिक पर आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगी। जिसका पसंद आता है आप उसका देख लो। ऐसा नहीं कि मेरा ही देखना है आपको, जिसका पसंद आता है आप उसका देख लो। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका फ्यूचर आप डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है। तो यहाँ पर जितने मैंने आपको टॉपिक बताया, सारे टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च कर करके एक एक टॉपिक को आसानी तरीके से बिल्कुल तैयार कर सकते हो। और मैं आपको फिर कह दूँ, नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक। तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। न्यूमेरिकल के लिए भी मैं आपको टाइम टाइम पर इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता हूँ, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कराता हूँ। फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर के देख सकते हो। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इसी तरीके से हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक और न्यूमेरिकल सब कुछ करेंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, बायोलॉजी का हो। सारे टॉपिक को हम लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे और इस बार अपने बोर्ड एग्जाम में 4 कराएंगे। तो आप तैयार हैं, मैं तैयार हूँ। आप अच्छी तरीके से मेहनत करिए, मैं भी मेहनत करूँगा। जितने भी टॉपिक पढ़ाता चल रहा हूँ, आप सीरियस होकर के सारे टॉपिक को पढ़िए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। आप अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता जाऊँगा, आप इसी तरीके से नोट करके एक शीट में बना करके रख लीजिएगा। बताऊँगा कि कैसे इन सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। यहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। वही सारे क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर H2SO4, जिसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का आपको फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि बोला जा रहा है H2SO4 के भौतिक गुण और रासायनिक गुण लिखिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ओजोन गैस बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन की संरचना का वर्णन कीजिए, इसको भी आप लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि। ये एक मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन की बात करें, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं तैयार किए अभी तक तो तैयार कर लीजिएगा। इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद बोला गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण स्थापित कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संक्रमण तत्व क्या है। ये हमारे पास पूछा गया है। हम सभी जानते हैं ट्रांजिशन मेटल को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। अब ट्रांजिशन मेटल कौन होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ये बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपके कोर्स में ये दे रखा है तो आप इसको आराम से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर हुआ करता था आपका, लेकिन इस बार सॉलिड स्टेट आपको नहीं पढ़ना है। सोल्यूशन दूसरा चैप्टर होता था, लेकिन इस बार आपका सोल्यूशन पहला चैप्टर है, ठीक। सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था वाला चैप्टर पूरे के पूरे चैप्टर को ही हटा दिया गया है, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको पता चल गया होगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका पूछा गया प्रमुख लक्षण, यानी कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको आपको बताना है। उसके बाद पूछा गया है विटामिन क्या होते हैं, विटामिन आपको बताना है। इन्हें कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया, ये सब देखो। विटामिन वाले जो ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है, मतलब बायोलॉजी वाले। अगर आप बायोलॉजी में ये सारी क्लासेस चलती हैं तो आप उसको भी अटेंड करेंगे, तो जिसमें आपको डीएनए, आरएनए, प्रोटीन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको बायोलॉजी के टॉपिक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री में पूछी जाती है। तो कभी आप बायोलॉजी की क्लास में अगर ये सारे टॉपिक चल रहे हो तो आप बायोलॉजी की क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपका ये जो केमिस्ट्री में बायो वाले क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपके तैयार हो जाएंगे। मैंने खुद अटेंड किया था बायोलॉजी, जबकि मैं मैथ से था, लेकिन जब ये सारे टॉपिक पढ़ाए जा रहे थे बायोलॉजी की क्लास में तो मैंने जाकर के बायोलॉजी की क्लास भी अटेंड की थी, जिससे कि आपका ये सारे टॉपिक तैयार हो जाएंगे। अब इसमें आपको डीएनए, आरएनए ये सारी चीज़ें भी पढ़नी पड़ती है, जो कि आपको बायोलॉजी का टीचर बेस्ट तरीके से पढ़ा देगा, ठीक। पढ़ाने को केमिस्ट्री का टीचर भी पढ़ा देगा, लेकिन आप बायोलॉजी की क्लास अटेंड करेंगे तो आपका बेसिक टू हाई लेवल तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इसमें ज़्यादा मतलब बहुत हाई लेवल तक नहीं पूछा जाता, आपके लेवल पर बहुत ही ईजी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। सो स्टूडेंट, आई होप कि ये विटामिन वाला क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपको ये आराम से यूट्यूब पर भी अवेलेबल होंगी, इस पर बहुत सारी वीडियो हैं, आप जाकर के ये विटामिन वाले क्वेश्चंस को भी आराम से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इनकी विषय में विस्तार में लिखिए। ये क्वेश्चन जब भी बनेगा तो लॉन्ग में 5 नंबर का बनेगा, ठीक। देखो, आपके जो केमिस्ट्री का एग्जाम होता है ना, इसमें मैक्सिमम 5 नंबर के ही बड़े क्वेश्चन बनते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है वो 5 नंबर का ही बनता है। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास प्रयोगशाला में फास्फीन गैस बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। प्रयोगशाला वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं और 5-5 नंबर के बनते हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें डायग्राम वगैरह दे करके प्रोसेस दिखाना होता है कि कैसे ये सारी चीज़ें बन रही है। जैसे आप अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि अगर आप पढ़ें या नहीं पढ़ें तो आप
जाकर के पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में क्या करना रहता है, जैसे आपको डायग्राम बना के दिखाना होता है, रिएक्शन दिखानी होती है और कुछ स्टेटमेंट लिखना होता है। ये 3-4 चीज़ें आप जब कंप्लीट करते हैं तब जाके आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। तो उसी तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो प्रयोगशाला विधि वाले जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। अमोनिया तैयार कर लेना, अमोनिया बनाने की विधि, फास्फीन गैस बनाने की विधि, और एक डीकन विधि आती है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन, डीकन विधि में हम लोग क्या करते हैं, डीकन विधि में यानी कि डीकन प्रोसेस में हम लोग क्लोरीन बनाने सीखते हैं। क्लोरीन के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन का मतलब क्या है कि उसको आपको डायग्राम बनाते हुए सारी चीज़ें को एक्सप्लेन करना, A to Z सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी जब भी पूछा जाएगा तो 5 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एफ ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, इसको आपको बेसिक बिल्कुल पढ़ लेना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप सभी को इतना पता होना चाहिए कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा एफ ब्लॉक के एलिमेंट में लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, ये 2 तरीके के होते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनके यहाँ पे बोला गया इनके प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत भी इस पे टाइम दोगे तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके बाद HNO3 जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, HNO3 को हम लोग नाइट्रिक एसिड कहते हैं। सो इस क्वेश्चन में बोला गया HNO3 बनाने की ओस्टवाल्ड विधि और यहाँ पे हमारे पास बर्कलैंड और आइड की विधि लिखिए। ये हमारे पास क्वेश्चन ऐसे देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बने हुए हैं सेम उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सेम इसी तरीके से। उसके बाद नर्स इक्वेशन आपसे पूछी जाती है, नर्स समीकरण आपसे पूछा जाता है। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में बेहद पूछा जाता है, ठीक। उसी तरीके से हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या हमें बताना है, डिफरेंस यानी कि अंतर बताना है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जब भी बनेगा तो 3 नंबर में बनेगा, 5 नंबर में नहीं बनता ये क्वेश्चन, ठीक। ये बना भी है आपके बोर्ड एग्जाम में तो 3 नंबर का बना है। 5 नंबर में आप अंतर वाले यानी कि डिफरेंस में कितने डिफरेंस दोगे, जब भी 3 नंबर में पूछा गया तो 4-5 डिफरेंस आप दे दोगे तो 3 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएगा आराम से। आप क्या करना है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना, एक यहाँ पर आपको पूछा गया भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, इसमें आपको अंतर पूछा गया। तो ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ के जाना, जिससे कि आपका ये छोटे क्वेश्चन वाले छोटे नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके परसेंटेज को बहुत ही तेज से इंक्रीज करते हैं। ये सारे क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके नंबर को बढ़ाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि में फॉर्मल्डिहाइड बनाने, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला जिसको नहीं मालूम है, फिलहाल मैं तो नहीं बताऊंगा, आप जिसको मालूम है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है। जिसका भी कमेंट सही आता है उसको मैं इस तरीके से कमेंट पर हार्ट देते हैं ना, सेम उसी तरीके से दूंगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मल्डिहाइड का अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आप सर्च करके आप देख के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल प्रयोगशाला विधि में हमें क्या करना है, प्रयोगशाला में हमें फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है। देखो ये भी प्रयोगशाला वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको सारी चीज़ें डायग्राम वगैरह बनाते हुए, रिएक्शन देते हुए, सारे स्टेटमेंट को लिख के तब करना है। ये क्वेश्चन बनेगा भी तो 5 नंबर में बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये होगा टोटल 14 क्वेश्चन जो कि आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ जो कि आपके नहीं रिपीट होते हैं, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाना, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। अब हमारे पास जो आता है न्यूमेरिकल का पॉइंट ऑफ व्यू, और न्यूमेरिकल आता है और हमारे पास रिएक्शन वाले पॉइंट आते हैं जिसमें बताया जाता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, ये सारा जो डाउट है इस पर भी अलग वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि क्या होता है जब इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको देखो पेपर नहीं मालूम है ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो अभी जस्ट रिसेंट यानी कि कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आपको 12th केमिस्ट्री का पेपर बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो जाकर के देखो, ये सारे क्वेश्चंस को नोट कर लो, पेपर एक बार जाकर के देखो कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करना। अब यहाँ पर बात करेंगे ये जो 14 क्वेश्चन मैंने बताया इसको आप कहाँ से तैयार करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। अब यहाँ पर जितने भी टॉपिक देख रहे हैं सारे टॉपिक को आप देख लीजिए और एक एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए और सर्च कर लीजिए, उस पर हज़ारों वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो देखनी है तो आप वेट करेंगे जब आपका, देखिए मैं एक एक करते हुए सारे टॉपिक पर वीडियो डालूंगा। मैक्सिमम फिलहाल मैंने 4-5-6 टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी बना कर रखी हुई है जो कि आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल पूरे टॉपिक का तो नहीं मैंने करा रखा है, और भी जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा हम एक एक करते हुए सारे ही टॉपिक पर वीडियो एक एक करते हुए लेते आएंगे, जिससे कि
कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन पर अलग अलग वीडियो आएगी, ध्यान रखिएगा। जो छोटे क्वेश्चन होंगे उसको मैं एक वीडियो में 2 क्वेश्चन को ले लूँगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग एक ही क्वेश्चन को एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे आपके ये जो प्रोसेस वाले वीडियो होते हैं, जैसे हैबर प्रोसेस, इस पर वीडियो बनी चुकी है, डिकन विधि हो गया, और आपका फास्ट पिन बनाने की ये जो प्रयोगशाला विधि है, ये सब क्या होते हैं, ये सब लॉन्ग होते हैं। तो इसको मैं अलग से एक ही वीडियो में ये एक ही क्वेश्चन डिस्कस हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं एक एक करते हुए सारे टॉपिक पर वीडियो ले आऊँगा, एक एक पार्ट करते हुए सारे क्वेश्चन पर मैं एक एक करते हुए वीडियो ले आऊँगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगी, आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो आप सभी के लिए मैंने टॉप 50 क्वेश्चन कलेक्ट किया हुआ है। ये सारे ही क्वेश्चन में आपको देखिए, टॉप 50 क्वेश्चन में मैं आपको 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन मैंने इस 50 क्वेश्चन में इंक्लूड कर रखा है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, अगर आप ये 50 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर जितना स्कोर कर सकते हैं। तो सीरियसली मैं आपको बताऊं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 तक जितने भी सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, ये एक 1 शॉट वीडियो होने वाली है, जिसमें आपका 100 नंबर बिल्कुल कंफर्म आपको फिक्स कराने वाला हूं। 100 में से आप 95% मार्क्स आसानी से अचीव कर लेंगे अगर आप इन 50 क्वेश्चन को सही तरीके से तैयार करके जाते हैं तो। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इन सारे क्वेश्चन को आप कहाँ से इसका सोल्यूशन मिलेगा, आप कहाँ से इन सारे क्वेश्चन को ईजिली तैयार कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर का पैटर्न जिस तरीके से रहता है वैसे ही हम लोग तैयार करेंगे इन सारे क्वेश्चन को। पहले आपके ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर शॉर्ट, फिर मीडियम, फिर लॉन्ग, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी सीक्वेंस में हम लोग इसको देखेंगे। ये एक 1 शॉट वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं। सो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले आपका आता है बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ते हुए बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देखकर सफाई से बिल्कुल नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन बोला है समाकलन इंटीग्रेशन हमें करना है, sin 3x dx का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप इसके चारों ऑप्शन को देख सकते हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके किसी ना किसी ईयर में पूछे हुए हैं और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो कि आपके हर साल रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। अवकल समीकरण हमारे पास ये दे रखा है 2x, ये हमारे पास पूरा अवकल समीकरण दे रखा है, इसमें घात पूछी जा रही है। देखिए आपको घात और कोटि आपके अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन से घात और कोटि के 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक में घात और एक में कोटि। तो घात में आपको अगर बेसिक बताना चाहूँ तो कैसे, अगर घात पूछता है तो कैसे निकालेंगे, आपको देखना है कि कौन सा फंक्शन मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है और उस पर क्या पावर लगी है, वही उसकी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। जैसे इस पूरे में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बार 2 बार यहाँ पे देखिए यही मैक्सिमम क्या हुआ है, डिफरेंशिएट हुआ है। इस पर कोई पावर नहीं है तो इस पर पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं डिटेल में बताऊँगा आगे के लेक्चर में। तो यहाँ पर बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स सेक एक्स स्क्वायर डी एक्स का हमें मान बताना है, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। और फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, अवकल समीकरण इसमें दे रखा है, इसमें भी हमें घात ही बतानी है, तो ये आप देख करके बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अवकल समीकरण हमारे पास ये दे रखा है, इसमें हमें क्या बताना है कि कोटि बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 2 1 0, ये हमारे पास दे रखा है। उसके बाद इसके बात करेंगे तो ये कौन से चैप्टर से, आपका आव्यूह जो चैप्टर नंबर 3 है उससे लिया गया है। और ये जो आपका घात और कोटि, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बात करें कौन सा चैप्टर है तो ये चैप्टर नंबर 9 है आपका, उससे पूछा गया है। ठीक, तो ये आपका आव्यूह चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उससे पूछा गया है। यदि आव्यूह ए और बी के क्रमशः यहाँ पे P क्रॉस Q तथा Q क्रॉस R, P क्रॉस Q और Q क्रॉस R है, तो यहाँ पे ए बी का यहाँ पे हमें क्रम बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे 7th वाले ऑप्शन की। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है यदि सदिश हमारे पास ये दे रखा है और ये दे रखा है, परस्पर लंब हो तो हमारे पास लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, लैम्डा। इसी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है हमें। बेसिक सा क्वेश्चन है, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब और भी क्वेश्चन देखते हैं।
सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है आई जे क्रॉस के, इस तरीके से हमारे पास पूरा वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। उसका बोल रहा है हमें मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये जो आपका वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10 है उससे लिया गया है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के। हमारे पास वक्र y इक्वल टू हमारे पास ये दे रखा है कि x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता निकालिए। अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है, इस पर ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन भी करा रखे हैं। तो सारी मैं देखिए आपको करूँगा क्या, इस पर मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर के चेक कर सकते हैं। मैं आपको प्लेलिस्ट में आपको जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जितनी भी वीडियो रहेगी उन सभी वीडियो को मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड करूँगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं इजीली। जो भी आपका टॉपिक रहेगा उस पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियोस देख सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला निम्नलिखित में से समाकलन, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है अंडर रूट में x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में x का होल स्क्वायर दे रखा है, dx का मान ज्ञात कीजिए। तो बेसिक अगर बताऊं तो कैसे करोगे, इसको a मान लेना, इसको b मान लेना, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, ब्रेक करना, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देना। नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको भी बता दूंगा। तो अब जैसे ही ऑप्शनल क्वेश्चन आपका खत्म होता है तब आता है एक एक नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ से हमारे पास दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करेंगे तो x इक्वल टू 3 पर x यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास सत्यता की जांच कीजिए। बताना है कि ये फंक्शन x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। बात करें कौन से चैप्टर से, तो चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 के ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे अवकल समीकरण से। हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन 4x अपॉन वाई दे रखा है, को हल कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका ये मतलब चैप्टर नंबर 9 का ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि हमारे पास देखिए इस टाइप के मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं, मैंने चैप्टर नंबर 3, 4 ये सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं। तो जो जो चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दे दिया, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 आव्यू से आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे एक x टर्म है, यहाँ पे एक टर्म y है, यही हमें निकालने को बोला गया है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के, तो कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे ही इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा कैसे तैयार करना है आपको। उसके बाद 15 की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे बोल रहा है दिखाइए कि फलन यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू मॉड x बराबर 0 पर सतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है, ये हमें दिखाना है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। यहाँ पे बोला अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आपका प्रायिकता चैप्टर है, उससे लिया गया है। बात करेंगे इसमें बोल रहा है यदि पी ए बराबर 3/4 पी बी बराबर 1/3, तो यहाँ पे बोल रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/6, तो पी ए बाई बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास हमें निकालना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है एक एक नंबर में, तो ये जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो आपको तैयार भी अच्छी तरीके से तैयार करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको बताऊंगा वो भी आपको तैयार करके ही जाना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 में, तो बोल रहा है कॉस इनवर्स, यहाँ पे बोल रहा है -1 अपॉन अंडर रूट में 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 19 में, बोल रहा है यदि x प्लस वाई इक्वल टू, ये हमारे पास क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है, और 2x माइनस वाई इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो x का मान निकालिए। छोटा सा क्वेश्चन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो यहाँ पे बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x कॉस 3x dx का समाकलन कीजिए। तो ये हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है सदिश हमारे पास a वेक्टर बराबर दे रखा है, b वेक्टर बराबर दे रखा है, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो सदिशों के बीच का कोण के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बोल रहा है ये आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता वाले चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे बोल रहा है एक थैले में 5 लाल तथा 3 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छा थैले से निकाली जाती है। यादृच्छा का मतलब बिना देखे थैले में हाथ डाल रहे हैं, बिना देखे मतलब थैले में हाथ डाल रहे हैं, बिना देखे एक गेंद निकाल रहे हैं। उसके बाद बोल रहा निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता बताइए, यानी कि बिना देखे आप झोले में से एक गेंद निकालिए और वो काली हो, इसकी क्या बतानी हमें, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। अब उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23।
तो यहाँ पे बोला क्वेश्चन नंबर 3 में यदि a बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है, b बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो 2a + 3b का मान ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, आप इजीली कर ले जाओगे अगर चैप्टर पढ़े हो तो। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला यदि यहाँ पे सदिशों आई वेक्टर ये हमारे पास दे रखा है, उसके बाद ये दे रखा है कि बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ये दे रखा है। क्वेश्चन सारे नोट करो, क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को नोट कर लो, और इसमें काफ़ी मेहनत लगी हुई है। मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद ये सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया हुआ है। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर से मैंने उठाया हुआ क्वेश्चन है, कुछ जो एक्सपेक्टेड आने के लिए वो सारे भी उठाया हुआ है मैंने। तो इस पर काफ़ी रिसर्च लगी है, मेहनत के बाद ये मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 में देखिए बोल रहा है फलन हमारे पास fx = ये दे रखा है के लिए दिखाइए कि x बराबर 0 पर सतत नहीं है, यानी कि सतत नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस। ये हमारे पास बोला जा रहा है। जब यहाँ पे देखो x² + 3 तब होगा जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, और fx बराबर 1 तब होगा जब x की वैल्यू 0 होगी। तो ये हमारे पास केस दे रखे हैं, तो कुछ कंडीशन। तो एक्सरसाइज 5.1 का ये क्वेश्चन है, मैं आपको करा दूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। सो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे 2-2 नंबर वाले जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दे रखी है। छोटा सा क्वेश्चन है। ये बात करें कौन से मतलब चैप्टर से पूछा गया है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी कि चैप्टर नंबर 8 से पूछा गया है। उसके बाद 27 की बात करेंगे। बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x dx का हमें मान ज्ञात करना है। छोटा सा ये भी क्वेश्चन है, इसको भी कर लेंगे। देखो, नंबर डिसाइड करता है कि क्वेश्चन कितना लॉन्ग है, ठीक है। कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो वो 3 से 4 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। वही कोई क्वेश्चन 8 नंबर का है तो उसको आपको 1.5 से 2 पेज तो लेके जाना ही होगा, ठीक है। मतलब इस तरीके का रेशियो रहता है आपका, ठीक। तो यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। तो यहाँ पे बोला सदिश हमारे पास ये दे रखा है और ये दे रखा है कि बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं वेक्टर अलजेब्रा से, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले पर भी मैं एक वीडियो ले आऊँगा स्पेशली, जिसमें आपको सारे ही मैथ के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले 1 शॉट में मैं आपको बताऊँगा, ठीक। तो उसके लिए वेट करना। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हो तो नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी तो आपसे वीडियो मिस नहीं होगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 29 में इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कॉस स्क्वायर x dx का हमें मान ज्ञात करना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ जाता है। बोल रहा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चे में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रायिकता है, ये हमारे पास पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। 31 में बोल रहा है साइन x कॉस की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यहाँ पे हमारे पास ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। तो यहाँ पे बोल रहा है दिखाइए कि बिंदु A, हमारे पास A का निर्देशांक दे रखा है, B दे रखा है और यहाँ पे C दे रखा है। 3 हमारे पास क्या दे रखे हैं, पॉइंट यानी कि बिंदु दे रखे हैं। बोला जा रहा है दिखाइए कि ये क्या है, संरेख है, ठीक। ये हमसे पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में बात करेंगे। तो अवकल समीकरण हमारे पास ये दे रखा है, को हल कीजिए। ये क्वेश्चन आपके देखिए 5 नंबर में भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन तो आपके इसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा सा है, 3-4 लाइन का, इसीलिए 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन जो चल रहे हैं आप याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके कितने 2-2 नंबर वाले अभी चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी, 34 की। तो यहाँ पे बोला यदि y = sin इनवर्स x हमारे पास दे रखा है तो सिद्ध कीजिए कि 1 - x² d²y/dx² = x dy/dx। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। तो बोल रहा है ये देखिए चैप्टर 1 से लिया गया है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक, जिसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, फिर भी क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। तो बोला जा रहा है यदि f यहाँ पे हमारे पास देखो r to r, यानी कि r यहाँ पे हमारा किसके लिए स्टैंड कर रहा है, रियल नंबर के लिए स्टैंड कर रहा है। बोला जहाँ fx बराबर ये हमारे पास पूरा फंक्शन दे रखा है द्वारा परिभाषित है, तो fx ज्ञात कीजिए, ये हमारे पास पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ तक हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 35। उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
सो स्टूडेंट अब आ जाते हैं आपके 5-5 नंबर वाले थोड़े से जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। देखिए फोकस आपका तो पूरे पेपर पे रहेगा, लेकिन ज़्यादातर 8 नंबर और 5 नंबर वाले पहले क्वेश्चन को गेन करिएगा। पहले आप अपना नंबर बनाने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम में। जैसे अगर 8 नंबर वाले में आपको आ रहा है, 5 नंबर वाले में आ रहा है, तो सबसे पहले उसको अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको पहले कर लेंगे तो आप अपने सेफ जोन में आ जाएंगे। उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन करिए ना करिए, मतलब करेंगे तो अगर आपको आ रहा है तो डेफिनेटली आप करेंगे ही, लेकिन अगर आपके पास जैसे टाइम की दिक्कत हो जाती है तो टाइम की दिक्कत को मैनेज करने के लिए सबसे पहले जो आपको आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में उसको पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक। वरना शॉर्ट क्वेश्चन करने के चक्कर में आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा और आपसे पेपर छूट भी सकता है, ठीक। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। तो यहाँ पे बोला अवकल समीकरण से हमारे पास बोला इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक हल के लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है, इसी में मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। उसके बाद 37 में बात करेंगे तो अवकल समीकरण ये हमारे पास दे रखा है, को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 में बात करेंगे, ये सब 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 38 में बात करेंगे, बोल रहा है 6 सिक्के उछाले जाते हैं, केवल 2 के हेड आने की प्रायिकता, मतलब प्रायिकता क्या होगी। जब सिक्का उछलता है मतलब 50% चांस होता है कि हेड आएगा और 50% चांस होता है कि टेल आएगा। तो यहाँ पे 6 सिक्के उछाले जा रहे हैं, केवल 2 के हेड आने की प्रायिकता बताइए, ये पूछा गया है। उसके बाद 39 की बात करेंगे तो बोल रहा है 2 परवलय हमारे पास y² = 4ax दे रखा है और x² = 4ay दे रखा है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे तो बोल रहा है यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो कम से कम 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे तो दिखाइए कि फलन हमारे पास ये दे रखा है, पूरा फंक्शन दे रखा है और उसमें बोल रहा है x = 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, ठीक है। यानी कि कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमारे पास बोल रहा है। उसके बाद 42 में बात करेंगे तो हमारे पास रेखाएं, हमारे पास r वेक्टर = ये दे रखा है और r वेक्टर = 2 दे रखा है। एक में हमारे पास कोफिशिएंट लैम्डा दे रखा है, यानी कि गुणांक लैम्डा दे रखा है, और एक में गुणांक म्यू दे रखा है। के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। इसके बीच 2 बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो स्टूडेंट अब आ जाता है पूरे पेपर का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन, जो कि है 8 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको देखिए 2 दिया जाएगा, किसी एक को करना होगा, ठीक। 8 नंबर वाले मतलब 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो 4 दिया जाएगा, 4 में से 2 करना होगा, इस तरीके से पूछा जाता है। पेपर का पैटर्न नहीं मालूम तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, नहीं भी आपको मिल रही है तो दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक सीधे प्रोवाइड कर दूंगा। बात करेंगे 43 की। तो यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है इंटीग्रेशन, हमारे पास लिमिट दे रखी है a to b x² dx का। यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहा है, योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। देखिए समाकलन में ये आपका, जब आप आगे जाएंगे इंटीग्रेशन चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा तो रखा है, पर अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि योग की सीमा से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये छोटा सा देखने में लग रहा है लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 पेज का जाएगा, डेफिनेटली 2 से 2.5 पेज का ये क्वेश्चन का सोल्यूशन तो जाना ही जाना है, ठीक। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, सब कुछ हो जाएगा, बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि सारी चीज़ें आपकी डेफिनेटली मैं आपको करा दूंगा। बात करेंगे 44 क्वेश्चन की। तो बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए, हमारे पास लिमिट 0 to π दे रखा है, ये हमारे पास पूरा फंक्शन दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पे बोल रहा है 45 में बात करेंगे तो निम्नलिखित समीकरण निकाय, हमारे पास ये पूरा सिस्टम दे रखा है, को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो कैसे करते हैं, x y z इन सभी का क्या करना है, कोफिशिएंट लेना है तीनों इक्वेशन में से, उसके बाद क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट बना लेना है। उसके बाद इसको क्या करना है, इसको भी एक डिटर्मिनेंट बना लेना है। नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। अब बात करेंगे 46 की। तो यहाँ पे हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एक बार BHU का, जब आप 12th बाद BHU का जब आप BSc के लिए एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx अपॉन 1 + रूट में 10x = π/4 हमें प्रूफ करना है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी बोनस की तरह आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे 47 की बात करेंगे तो सिद्ध कीजिए, ये हमारे पास दे रखा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए। ये क्वेश्चन समझ लीजिए एकदम रामबाण है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बार भी चांसेस है कि डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के बहुत सारे सेट पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो उसमें भी ये सारे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक। आप चाहें तो देख सकते हैं जा करके। अब बात करेंगे 48 में, तो ये इंटीग्रेशन 0 to π/2
2। अब आप बोलेंगे सर इंटीग्रेशन के ही ज़्यादातर क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं 8 नंबर में इंटीग्रेशन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात याद रखना, इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर जो 7 है उससे ज़्यादातर क्वेश्चन 8 नंबर वाले में पूछे जाते हैं। तो इसको बात याद रखना, मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक, अब बात करेंगे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 49 की। तो ये हमारे पास दे रखा है, जो आपका देखिए 5 नंबर में दे रखा था वही आपका 8 नंबर में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा है और यहाँ पे आर वेक्टर टू मतलब एक में देखो लैम्डा है, एक में म्यू है, के बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है आव्यूह हमारे पास ये दे रखा है, इसका प्रतिलोम यानी कि इनवर्स निकालिए। तो इनवर्स निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक रो मेथड होता है, एक कॉलम मेथड होता है। उसके लिए रो मेथड के लिए अलग फॉर्मूला होता है, कॉलम मेथड के लिए अलग फॉर्मूला होता है। दोनों ही मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाकर के जरूर से चेक करना अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पर ये हमारे हो गए 50 क्वेश्चन, जो कि रामबाण आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा मेहनत ना करके सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करके अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन सारे क्वेश्चन को नोट करिए। जितने क्वेश्चन करते जा रहे हैं एक सीट में नोट कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधी घंटे भी लगेंगे तो मोर देन इनफ है। अगर 50 क्वेश्चन नोट करते हो, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे ले लो, आप क्या करो 50 क्वेश्चन इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद जितने भी क्वेश्चन आपसे लगते जाएं उसको यहाँ पे इस तरीके से ऐसे टिक करते जाओ। जितने भी क्वेश्चन लगते जाएं उसको टिक करते जाओ। जैसे ही 50 क्वेश्चन लग जाएं आपका देखना कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सेट को उठाओ, देखो आपके इसी 50 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। ठीक, तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे इन सारे क्वेश्चन को कैसे तैयार करेंगे। तो मैं आपको बता दूं ये प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको पहले टॉप 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन सभी चैप्टर मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 13 तक उसके कैसे कैसे सोल्यूशन, ये 50 क्वेश्चन के सबसे पहले मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सेट सॉल्व कराता जाऊँगा। जब तक कि एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता, एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ बना रहूँगा। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सारे ही कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसी प्लेलिस्ट पर आपको सारे ही क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक, अब वो डिपेंड करता है कि वीडियो आप कब देख रहे हैं। ये वीडियो बात करेंगे कब शूट हो रही है, तो ये सितंबर में शूट हो रही है। अगर आप दिसंबर में देख रहे हैं, जनवरी में देख रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में एडेड हो चुकी होंगी। ठीक, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कब देख रहे हैं वीडियो। तो यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही मेहनत से मैंने जुटाए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन को बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैंने ढूंढा है, तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। नोट नहीं किए तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से इन सारे क्वेश्चन को नोट करिएगा। चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक दोस्तों के साथ शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजिबल और आज का ये वीडियो क्लास 12th बायोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत तेज़ी से आ रहा है, कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनने वाले कुछ टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकेगा। 25 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के बता रखे हैं। इसके अलावा हमने कुछ 15 क्वेश्चंस शॉर्ट और वेरी शॉर्ट से बनने वाले डिस्कस किए हैं और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके लॉन्ग में पूछते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा विदाउट स्किप के, क्योंकि एक एक जो क्वेश्चन है, एक एक जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके प्रिपरेशन के लिए। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमने बायोलॉजी पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो हमारा ऑप्शन है मरूलावस्था, ब्लास्टुलावस्था, गैस्ट्रुलावस्था तथा निरूलावस्था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? निरूलावस्था। निरूलावस्था क्लियर है। आगे देखते हैं सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किससे होता है? माँ के लिंग गुणसूत्र से, या फिर अंडाणु के माप से, या फिर शुक्राणु के माप से, या फिर पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फोर्थ वाला, पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। ऑप्शन है हमारा चिकित्सा में, कृषि के क्षेत्र में,
या फिर इन दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जेनेटिक इंजीनियर का उपयोग चिकित्सा और कृषि दोनों ही क्षेत्र में होता है। दैट्स वाई हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा कि इन दोनों में। तो आगे देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन कि निभाग पाया जाता है। निभाग कहाँ पाया जाता है? परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में या फिर उपरोक्त सभी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि निभाग बीजांड में पाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा फिफ्थ वाला है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य कहाँ है? उत्पादक है, अपघटन करता है या फिर उपभोक्ता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो खाद्य श्रृंखला की अगर बात करें तो खाद्य श्रृंखला में जो मनुष्य है वो उपभोक्ता है, उपभोक्ता की तरह कार्य करता है। क्लियर है? आगे का हमारा क्वेश्चन है, क्या पुरुष से संबंधित है? पुरुष से क्या संबंधित है? वैक्सोटॉमी, गोलियां या फिर ट्यूबेक्टॉमी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वैक्सेटॉमी जो है वो पुरुष से संबंधित है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि वंशागति की इकाई है। तो ऑप्शन है हमारा जीन प्रारूप या फिर गुणसूत्र, गाल्जी का या फिर जीन। तो वंशागति की इकाई कौन सा है? हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, जीन। जीन क्या है? वंशागति की इकाई है। कौन सा एंजाइम, देखो यहाँ पूछा है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है, कि मतलब कौन सा ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट जगह से काटता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? यहाँ पर है एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियेज, पॉलीमरेज और उपयुक्त सभी। तो हम जानते हैं कि एंडोन्यूक्लियेज जो एंजाइम है वही है एंजाइम जिसके द्वारा डीएनए खंडों को काटा जाता है किसी भी विशिष्ट जगह से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनिषेक जनन होता है। तो अनिषेक जनन किसमें होता है? रोटिफॉर्स में, मधुमक्खियों में, टर्कियों में या फिर उपरोक्त सभी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मधुमक्खियों में। अनिषेक जनन जो होता है वो सिर्फ मधुमक्खियों में होता है। क्लियर है? इन ऑप्शंस में से कौन सा आनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? तो ऑप्शन है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम तथा थैलेसीमिया। तो हमारा कौन सा 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? तो वो हमारा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है वो 21वें जोड़े गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है किसमें? लीडिंग कोशिका द्वारा, स्टोरली कोशिका द्वारा, स्पर्मेटिड्स द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एस्ट्रोजन बेटा स्रावित होता है किससे? हमारा लीडिंग कोशिका के द्वारा। ठीक है? तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्या पूछा है कि मधुमक्खी में नर का विकास होता है किससे? निषेचित अंडे से, अनिषेचित अंडे से या फिर इन दोनों से या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? निषेचित अंडे के द्वारा। निषेचित अंडे के द्वारा क्या होता है? मधुमक्खी में नर का विकास होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता तथ्य स्थल नहीं है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिया है इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका या फिर ऑटोसोम। तो हमारा कौन सा है करेक्ट आंसर इसका? पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका जो है ये है क्या करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है? बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड वाला होगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है? आटे में उभार आता है। ठीक है? आगे देखते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन पूछा है कि किसने पुष्टि की है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? हमारा ऑप्शन है मैथ्यू मेसेल्सन तथा फ्रैंकलिन स्टॉल, वॉटसन एंड क्रिक, अल्फ्रेड हर्शे एवं मार्था चेस या फिर बीडल एंड टेटम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस जो थे उन्होंने ही क्या किया है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है इस बात की पुष्टि की है। तो आगे हमारा क्वेश्चन है कि घास परिवार के बीज पत्र को क्या कहते हैं? प्रशल्क, प्रांकुरचोल, परिभ्रूण या फिर प्रसुप्ति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रशल्क। आगे देखते हैं क्रोमोसोमी या फिर गुणसूत्री विकार का उदाहरण है टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, वर्णांधता या फिर फेनिल कीटोनोरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या? तो उसमें से सिर्फ यही टर्नर सिंड्रोम जो है ये क्या है? गुणसूत्री विकार है। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? ध्यान से इसको पढ़िएगा कि जोड़ने का काम पूछा है, तोड़ने का नहीं। अगर तोड़ने का आपसे पूछे तो आप बताएंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ये भी पूछता है। और यहाँ पर बोला है जोड़ने का काम करता है तो ऑप्शन है आपका लाइगेज, एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज या फिर काइटिनेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लाइगेज। तो जो बेटा लाइगेज एंजाइम होता है इसके द्वारा क्या होता है? डीएनए खंडों को जोड़ा जाता है। तो आगे का हमारा क्वेश्चन पूछा है कि मानव में ए, बी और रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप संभव हैं?
2, 4, 6 या 8। तो ए बी ओ जो रुधिर वर्ग हैं, इनमें से टोटल 6 फिनोटाइप रेशियो जो क्या देखने को हमें मिल सकते हैं कि जीनोटाइप यानी कि जो जेनेटिक होंगे, तो 6 तरह के ब्लड ग्रुप हम लोग रुधिर वर्गों को देखने को मिल सकता है हमें ए बी ओ के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के क्रम में आगे देखते हैं। तो आगे का हमारा क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है? यूक्रोमैटिन से होता है, फिर हेटेरोक्रोमैटिन से होता है, या इन दोनों से होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो गुणसूत्र होता है उसका निर्माण हमारा यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन दोनों के ही द्वारा होता है, इसलिए हमारा ये तीसरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक्स संलग्न जीन पाई जाती है किसमें? वाई गुणसूत्र के विषमजात भाग में, या फिर एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में, या फिर एक्स तथा वाई गुणसूत्रों के समजात भाग में, या फिर संयुक्त गुणसूत्रों में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड वाला होगा। जो एक्स संलग्न जीन पाई जाती है वो एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में पाई जाती है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय, वासीय भाग, गर्भाशय, या फिर फैलोपियन ट्यूब। किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है स्तनधारियों में निषेचन। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कांजीरंगा बाघ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। तो बेटा कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन दिया है केरल, कर्नाटक, बंगाल और असम। तो असम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? असम। असम में ही कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल कोशिका प्रोटीन है? स्पाइरुलिना, क्लोरेला, या फिर सिनेडेस्मस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्पाइरुलिना, क्लोरेला, सिनेडेस्मस, इनमें से सभी जो हैं वो क्या हैं? एकल कोशिका प्रोटीन है। ठीक है, इसलिए ये हमारा कौन सा करेक्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्लियर है? आगे हमारा पूछा है कि वीर्य को किससे हिमीकृत किया जा सकता है? तो क्या ऑप्शन है हमारा? तरल नाइट्रोजन से, रेफ्रिजरेटर से, या फिर बर्फ से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो वीर्य है यानी कि स्पर्म, उसको हम हिमीकृत कर सकते हैं तरल नाइट्रोजन में। ठीक है, तरल नाइट्रोजन में। क्लियर है? तो ये रहे आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि 25 हमने बता रखे हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आगे देखते हैं हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में, और आगे भी आने वाले एग्जामों में आने की संभावना उतनी ही ज्यादा है। क्लियर है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद, यहाँ सिद्धांत नहीं लिखा है, तो यहाँ पर बात की जा रही है वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने दिया, इसको समझाना है। ये कभी कभी आपसे लॉन्ग में भी पूछता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है सेकंड वाला। सेकंड हमारा पूछा है कि उपयुक्त चित्र की सहायता से मानव में मादा प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। यहाँ पर चित्र बनाकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या करना है? नामांकित चित्र बना करके वर्णन करना है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा पूछा है कि जीवाणु में लिप्यंतरण प्रक्रिया समझाइए, यानी कि लिप्यंतरण यानी कि हम कह सकते हैं क्लोनिंग। तो जीवाणु में जो लिप्यंतरण प्रक्रिया है, क्रिया है, वो कैसे होती है, ये चीज समझाना है। क्लियर है? हमारा चौथा क्वेश्चन पूछा है कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताना है। यहाँ पर ये भी दिखाना है कि एक संकर क्रॉस कैसे होता है। आगे है पूछा है कि हमारा 5th वाला क्वेश्चन कि डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपसे सिर्फ डीएनए और आरएनए भी पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन हमेशा जब भी पूछता है आपके शॉर्ट में पूछ लेगा, या फिर आपके वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है। ये भी पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कि इसको मतलब डबल स्टैंडर्ड मॉडल किसने दिया, या फिर डीएनए आरएनए से आपका पूछ लेता है कि वॉटसन एंड क्रिक का आप जो है डबल हेलिकल मॉडल जो है स्टैंडर्ड वाला, उसको एक्सप्लेन कीजिए। या फिर ये पूछ लेता है कि डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है, इसको सिद्ध कीजिए प्रयोग द्वारा, या फिर डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है, ये बात किसने सिद्ध की थी, ये पूछ सकता है। इस तरह का क्वेश्चन इससे बनता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जो है डीएनए और आरएनए में अंतर, या फिर हम कह सकते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है आपके केमिस्ट्री के एग्जाम में भी और आपके बायोलॉजी के एग्जाम में भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि वर्धांत व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, समझाइए। ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में ही पूछता है, वेरी शॉर्ट में भी नहीं पूछता, ना ही लॉन्ग में जल्दी पूछता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। कोडॉन एवं एंटी कोडॉन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोडॉन और एंटी कोडॉन अलग अलग भी पूछता है, या फिर इसके अंदर अंतर भी पूछ लेता है कि ये क्या है, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए।
आगे देखते हैं तो हमारा 8 क्वेश्चन यहाँ पर है, 8 नंबर वाला। तो अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र के साथ आपको अंडाणु जनन की व्याख्या करनी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। तो देखो यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछा है, ये आपका शॉर्ट में पूछा है, वेरी शॉर्ट में भी नहीं है, जब भी पूछेगा आपको शॉर्ट में पूछेगा। लेकिन अभी संभावना है कि ये मे भी आपसे लॉन्ग में पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा डिटेल तो वैसे पूछता नहीं है जल्दी। तो फिर भी अगर हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो ये आपके प्रैक्टिकल के अगर नजरिए से बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप इसको प्रैक्टिकल में अपने एक प्रोजेक्ट की तरह आप इसको एग्जामिनर के सामने भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इसके अलावा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारा जल वैद्युत कण संचलन, यानी कि हम कह सकते हैं जल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। तो ये भी आपका क्या है, आपके प्रैक्टिकल के अगर नजरिए से बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है टॉपिक, आप इसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इस पर हम एक कंप्लीट वीडियो आपको बताएंगे। और एक ये जल वैद्युत कण संचलन, ये थोड़ा छोटा है, ये आसानी से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल में, और इसके बारे में बढ़िया तरह से बता सकते हैं। तो ये इस पर हम आपको एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पर हम एक प्रॉपर वीडियो आपको देने वाले हैं, और वीडियो के माध्यम से एक प्रैक्टिकल जो वीडियो होती है एक्चुअल में ये होता कैसे, ये सारी चीजें दिखाते हुए समझाएंगे। तो इसी की तरह आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा 11th वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मेंडल कौन थे, उनके वंशागति नियमों को समझाइए। तो मेंडल कौन थे ये भी बताना है। इसके अलावा पूछा है कि मेंडल के वंशागति, यानी कि उन्होंने वंशागति के जो जो नियम दिए थे उसको भी आपको समझाना है। तो शॉर्ट में पूछा है तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है। इसके अलावा हमारे देखो 12 वाला क्वेश्चन क्या है कि न्यूक्लियोसोम का सचित्र वर्णन कीजिए। इस पर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाकर रखी है, तो आप इसको जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने डीएनए और आरएनए में डिफरेंस भी बताया है, इसको भी आप जाकर देख सकते हैं। और वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, इस पर भी आपको मिल जाएगी वीडियो चैनल पर, आप ये भी जाकर देख सकते हैं। कोडॉन और एंटी कोडॉन में अंतर भी स्पष्ट जो है वो भी हमने बता रखा है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 13वां कौन सा है, 13th क्वेश्चन हमारा है प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि डीएनए खंडों को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, ये भी आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर देखो डायरेक्ट प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में पूछा और उसके प्रकार को। इसके अलावा देखते हैं हमारा 15th वाला क्वेश्चन, हमारा 14th क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा देखते हैं हमारा 14वां क्वेश्चन पूछा है कि भारत में वन्य प्राणियों के स्वस्थानों तथा उत्थानों संरक्षण से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, वन्य प्राणियों से रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। ये ज्यादातर आपके शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में पूछता है। क्लियर है। आपसे 15th वाला क्वेश्चन है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। मानव कल्याण के अलावा भी और चीजों पे सूक्ष्म जीवों की भूमिका को पूछ सकता है। तो आपको ये जो ये टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में पूछा जाएगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके लॉन्ग में बनते हैं और प्रीवियस ईयर में भी बने हैं बहुत ही ज्यादा। तो ये रहे हमारे लॉन्ग के क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अनुवांशिक कूट अगर हम बात करें तो बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लॉन्ग में पूछता है और कभी कभी आपका शॉर्ट में भी पूछ लेता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान देंगे, इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा है कि मनुष्य में नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, इनमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर यहाँ जनन की बात करें तो यहाँ पर आपका ये पूछता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये दोनों ही जरूरी हैं। इन दोनों से क्वेश्चन बनता है आपका लॉन्ग में प्रॉपर। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इसके अलावा हम बताएं कि पुनर्योजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। इस पर एक वीडियो हमने बना रखी है अच्छी तरह से कि पुनर्योजन यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है क्या, और इसका जो चिकित्सा के क्षेत्र में वर्णन है वो भी बता रखा है। इसके अलावा आपसे कृषि के क्षेत्र में भी क्वेश्चन बनता है कि कृषि के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है, इसका भी वर्णन कीजिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि लिंग निर्धारण क्या है, पक्षियों तो या तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखो यही दोनों ज्यादा पूछता है, पक्षियों में और मधुमक्खियों में, तो ये दोनों जरूरी है आपका। तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया और इन दोनों में आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे क्वेश्चन है कि मनुष्यों में मादा प्रजनन तंत्र पर नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। जैसे कि हमने बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है,
तो देखिए आगे हमारा, भारत में वन्य प्राणियों पर निबंध लिखिए। हमने बोला था कि वन्य प्राणियों में आपका जो है लॉन्ग में भी क्वेश्चन बनता है, तो इधर देखिए आप एक आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर बना है कि भारत में वन्य प्राणियों पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि आवृत्तबीजी पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ये जो निषेचन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है ये पूछा गया है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट की बात की गई है। इस क्वेश्चन को भी हमने बता रखा है आपको। तो एक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 के बायोलॉजी का, इसका एक पूरा प्लेलिस्ट बनाकर रखा है, चैनल पर आपको अवेलेबल है। इसके अलावा हम आपको इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कराएंगे, वहां पर आप जाकर क्लिक कर देख सकते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। तो टिप्पणी देखो बहुत चीजों पे आती है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि ओजोन अपक्षय क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव। जरूरी नहीं है कि आपका ये टिप्पणी वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है, जरूरी नहीं है कि यही पूछे, इसके अलावा भी जैसे सहजीवी और परजीवी पे एक बार ऐसे पूछा गया था, तो इस तरह से आपके कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वॉटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुंडलीय संरचना का वर्णन कीजिए। देखो यहाँ पर भी पूछ ही लिया कि जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल है वॉटसन तथा क्रिक के द्वारा जो प्रस्तावित किया गया है उसकी बारे में पूछा गया है, इसका डिटेल में वर्णन करना है, विद फिगर के साथ आप बताएंगे इसको, जब भी बताएंगे ध्यान रखिएगा। और न्यूक्लिक अम्ल क्या है इसको भी आपको बताना है। इसके अलावा देखो हमारे क्वेश्चन पूछा है कि वंशागति को परिभाषित करते हुए स्वतंत्र अवव्यूहन के नियम का वर्णन कीजिए। तो वंशागति क्या है इसको बताते हुए आपको स्वतंत्रता के अवव्यूहन का वर्णन किया गया है। यानी कि अगर हम बात करें मेंडल्स लॉ की, तो मेंडल्स लॉ में आपका किसी भी चीज से, चाहे वो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो, चाहे वो सेग्रीगेशन हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, किसी से भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस से भी क्वेश्चन बनता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये रहे टोटल हमारे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे कि इसी तरह से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर और भी वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब सारा ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।